चलिए अब हम देखते हैं उदाहरण 1.2 एनसीईआरटी। ये पेज नंबर 10 पर दिया गया है। क्वेश्चन को मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। पर पढ़ने से पहले क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरा वीडियो देखना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ट्रांसफर होते हैं दूसरी बॉडी पर, तो दूसरी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा। ये आपका 1.2 कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर किसी बॉडी से, मान लीजिए कि आपकी एक बॉडी ए है और एक बॉडी आपकी बी है, जहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, यानी टाइम कितना दे रखा है 1 सेकंड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 9, 10⁹ 9। अगर आप इसको ऐसे सोचें 10⁹ का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी 1 अरब इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इससे इस पर पहुंच रहे हैं, ए से बी पर पहुंच रहे हैं। तो ये कह रहा है कि बी पर 1 कूलम चार्ज, बी पर 1 कूलम चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा। तो आप अगर नॉर्मली सोचें अगर आप तक, तो हम ये कहेंगे अगर 1 अरब इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जा रहे हैं, 1 कूलम क्या छोटा मोटा चार्ज होता होगा, 2-3 सेकंड में पहुंच जाएगा, नहीं तो 1-2 मिनट में पहुंच जाएगा। पर जब तक हम करना नहीं सवाल को, तब तक कुछ नहीं कह सकते। चलिए इसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि अभी हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटमीकरण में पढ़ा था। Q बराबर क्या होता है Ne, कोई भी आवेश Ne के फॉर्म में ही हो सकता है। अगर मुझे इस पर 1 कूलम आवेश चाहिए, तो 1 कूलम आवेश के लिए इस बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, पहले हम वो निकालते हैं। तो वो निकालने के लिए यहाँ Q की जगह क्या लिख देता हूँ 1 कूलम। मुझे यहाँ पर कितना आवेश चाहिए इस बी पर 1 कूलम। N मुझे निकालना है, E कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो N बराबर हो गया मेरा 1/1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। ये इसकी यूनिट है, ये कूलम और ये कूलम यूनिट। तो कूलम कूलम यहाँ कैंसिल हो गए, हटाते हैं। तो ये बचा मेरे पास 1 / 1.6 0.625 × 10⁻, ऊपर गई तो ये 9। इतने इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पहुंचने चाहिए, तब इसके ऊपर कितना आवेश आ जाएगा 1 कूलम। अब हमारे पास हमें मालूम है 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 10⁹ 9। तो इतने इलेक्ट्रॉन जाने में कितना टाइम लगेगा, निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि सवाल से हम जानते हैं, सवाल में लिखा है, हम अपने आप नहीं जानते कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं बराबर 1 सेकंड। 10⁹ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं कितने में, इतने। तो इतने कितनी देर में होंगे 0.625 × 10⁻90 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे बराबर 0.625 × 10⁻90 × 1 सेकंड अपॉन
10 टू द पावर 9। तो ये मेरा आ गया 10.625 इंटू 10 टू द पावर 10 सेकंड। तो इतने सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे? इतने सेकंड लगेंगे। अगर मैं ये कहूं, आप अभी भी ये सोचेंगे सेकंड ही तो आ रहा है, इस पावर पर आप गौर नहीं करेंगे। पावर पर बहुत गौर करना है फिजिक्स में। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, आगे आप बहुत देखेंगे। अगर इसको मैं सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करूं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 10, अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करूंगा मैं? 60 का डिवाइड, और मिनट से घंटों में कन्वर्ट करूं फिर 60 का डिवाइड, घंटों को अगर दिनों में कन्वर्ट करूं तो 24, एक दिन में 24 घंटे, और साल में कन्वर्ट करूं तो 365 दिन। तो अब ये इतना डिवाइड करने के बाद ये किसमें आ गया? समय में। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इस चीज को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब 198 ईयर आएगा। कितना? 198 वर्ष, या ये कह सकता हूं 200 वर्ष। तो आप अरे सर 200 वर्ष में आवेश आएगा 1 कूलम, तो ये सही बात है। 1 कूलम आवेश को कितना टाइम लग जाएगा? 200 साल। अगर 10 अलग इलेक्ट्रॉन भी जा रहे हैं तो 1 कूलम बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ा मात्रा है आवेश का। छोटा मोटा मत समझिएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हम लोग के नॉर्मल जो घर होते हैं, छोटे घर की बात कर रहा हूं, जिसमें 3-4 पंखे हो, टीवी हो, एक फ्रिज हो, है, एक आध कूलर भी चलेगा, ठीक है। तो छोटे मोटे अप्लायंसेस वाले छोटे घर में 2-3 कमरे के में नॉर्मली 1 एम्पियर का लोड काफी होता है। 1 एम्पियर का लोड काफी होता है करंट वाइज। तो अगर मुझे 1 एम्पियर करंट भेजना है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि 1 एम्पियर करंट मुझे भेजना है, तो 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है? 1 कूलम बटे 1 सेकंड, यानी 1 कूलम आवेश मुझे 1 सेकंड में भेजना होगा। 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में भेजा होगा, और यहाँ पर तो 200 वर्ष लग रहे हैं। कब? जब 1 अरब जा रहे हैं, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन भेजने होंगे, तब 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश पहुंचेगा दूसरी जगह। तो कितने 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इतने इलेक्ट्रॉन मुझे पर सेकंड भेजने होंगे, तब जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आप सोचते इतने इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाते हैं, मिल ही जाते हैं, तभी तो लाइट वगैरह हमारे घर में आ रही है। तो इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं पर सेकंड, तब हमें 1 एम्पियर मिलता है। अगर 2 एम्पियर 3 एम्पियर चाहिए हो तो और ज्यादा संख्या में चाहिए होंगे। तो आप याद रखिएगा, 1 कूलम आवेश के लिए बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। और इसी सवाल में ही दे रखा है कि इतने इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? इन्होंने दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर घन कॉपर, 1 सेंटीमीटर घन वाला कोई 1 सेंटीमीटर का घन है किसका? कॉपर का। छोटा सा होगा, कितना? 1 सेंटीमीटर कितना होता है? सोचते हैं, अपने स्केल में देखिएगा, छोटा सा, इतना सा। ये कॉपर का घन है। क्या है ये? कॉपर का टुकड़ा, छोटा सा पीस ले रखा है, जिसे घन की शेप में रखा गया है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पता है आपको? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें चाहिए कितने होते हैं? 10 टू द पावर 90, पर होते कितने? तो ये मत सोचिएगा कि हमें आवेश मिलता नहीं है। छोटे से कॉपर के टुकड़े में भी इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारा तार तो बहुत लंबा है, कंडक्टर तार तो बहुत ही लंबा है, तो उसमें तो बहुत होंगे। काउंट हमारी मतलब काउंटिंग से ऊपर है, हम इसीलिए पावर यूज कर रहे हैं। हम बात तो कितने तक कर सकते हैं? अरब, खरब, 10 खरब, उसके बाद फिर पावर में ही बात जाती है। अगर 24 को अगर मैं कहूँ 10 टू द पावर 24 को आप बताइए कितनी संख्या बन गई, तो संख्या आप उसमें नहीं बता सकते, लाख करोड़ ऐसे नहीं कुछ बता सकते, क्योंकि उतने तो हम पढ़ते भी नहीं है। तो पावर इसीलिए यूज हो रही है। तो इन पावरों पर बहुत ध्यान देना है।
कि ये चीज कहना क्या चाहे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई आपकी कि एक कूलम आवेश में बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक कूलम आवेश को ट्रांसफर होने के लिए भी इलेक्ट्रॉनों की बहुत बड़ी संख्या में एक स्थान से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्थानांतरण होता है। चलिए अभी इसके बाद एग्जांपल 1.3 और देखते हैं, जो ये बताएगा कि छोटे से टुकड़े में कितने इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। ठीक है, 1.3 में डिस्कस कर रहा हूं, इसे मिटाकर 1.3 एग्जांपल। उदाहरण 1.3 NCER। ये कह रहा है 1.3, आप पढ़ लीजिएगा। 1.3 एग्जांपल कह रहा है कि एक कप पानी है आपके पास, उसमें कितना आवेश होगा, उसमें कितना धनावेश होगा और कितना ऋणावेश होगा। तो एक कप ऑफ वाटर यानी एक कप पानी में कितना धन और ऋणावेश होगा। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक कप पानी में, एक कप में कितना पानी आएगा। तो हम जानते हैं नॉर्मली, आप मान लीजिए एक कप पानी बराबर होता है 250 ml, करीब 250 ml पानी आ गया। ठीक है, एक कप में छोटे छोटे होते हैं, 250 से कम आएगा, पर अप्रोक्स हमने 250 मान लिया। आप कुछ भी मान के कर लीजिएगा। अगर ऐसा सवाल कभी आ जाए तो जरूरी नहीं आप 250 लेके, आप अगर यहाँ पे एज्यूम कर लें, हमें माना ही तो है, हमने माना ही तो है ये, तो आप 200 ml भी मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में 250 दे रखा है तो आप 250 ml ले लो। आपके घर का कप छोटा हो तो आप छोटा ले लेना है, पर हाँ नॉर्मली 250 ले जाए, इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान भी रहेगी। देखते हैं, एक कप पानी बराबर 250 ml। हम जानते हैं पानी की डेंसिटी 1 होती है, पानी का घनत्व 1 होता है STP पर। तो पानी का मास, एक कप पानी का द्रव्यमान, एक कप पानी का द्रव्यमान भी कितना होगा, 250 ml, वो सॉरी ग्राम। तो जितना पानी है उतना, जितना वॉल्यूम है उतना ही इसका मास होता है। अगर डेंसिटी 1 है, पानी की 1 होती है तो बराबर है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि 250 ग्राम में हम निकालते हैं मोलों की संख्या। मोल से ही हम मॉलिक्यूल में निकालेंगे, मॉलिक्यूल से फिर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो सबसे बात शुरुआत करते हैं मॉलिक्यूल से। तो आपने एक चीज पढ़ी है, एवोगाड्रो नंबर। क्या पढ़ी है? आवागाद्रो, आवागाद्रो संख्या। एवोगाड्रो नंबर क्या होता था कि एक मोल पदार्थ, किसी पदार्थ के एक मोल में अणुओं की संख्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। इसको मैं लिख देता हूं, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। किसी भी पदार्थ के एक मोल में अणुओं की संख्या 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। यानी एक मोल में कितने अणु होते हैं? कितने? एक मोल में कितने अणु होते हैं? 6.02। ये स्टैंडर्ड बात है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी, बहुत ध्यान दीजिएगा, अच्छी चीज है ये। किसी भी पदार्थ को, पदार्थ कुछ भी हो सकता है, चाहे ऑक्सीजन हो, वाटर हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, एक मोल। अब मोल कैसे निकालते हैं? तो मोल बराबर होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ का भार, या पदार्थ का द्रव्यमान लिखेगा। पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणुभार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है मोल। अगर मोल दो टाइप के होंगे, ध्यान रखिएगा।
यूनिट में कि ग्राम मोल भी हो सकते हैं, केजी मोल भी ले सकते हैं। तो अगर मैं इसे ग्राम मोल लिखूं, क्या लिखूं? ग्राम मोल। तो यहाँ पर मुझे वेट किस में लेना होगा? ग्राम में। द्रव्यमान किस में लेना होगा मुझे? ग्राम में। अगर ये केजी मोल तो द्रव्यमान भी मुझे किस में लेना होगा? केजी में। और अणुभार तो हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी पदार्थ का, वो परिवर्तित नहीं होगा, वो जैसा है वैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं किसकी बात करूं? ग्राम मोल ऑफ पानी। किसकी? ग्राम मोल किसके? पानी के। पानी के लिए बात हो रही है। तो पानी का द्रव्यमान बटे पानी का अणुभार। तो यहाँ पानी का क्या हो गया? अणुभार। पानी का द्रव्यमान दे रखा है 250 ग्राम, ये भी ग्राम में लेंगे हैं। पानी का द्रव्यमान दे रखा है 250 और पानी का अणुभार कितना होता है? H2O। यहाँ लिख देता हूं H2O अणुभार हाइड्रोजन का 2 × 1 + 16 बराबर 18। ये क्या है? H2O का अणुभार। ठीक है, पानी का अणुभार क्या हो गया? 18। तो अगर इसका डिवाइड करें तो ये कितना आ गया? 250 डिवाइडेड बाय 15, 13.89। 13.89 क्या आ गई? ये ग्राम मोल। 13.89 ग्राम मोल। कितने मोल आ गए? अब हमें मालूम है एक मोल में इतने नंबर होते हैं, तो 13 मोल में कितने अणु होंगे? एक मोल में इतने अणु होते हैं, तो 13.89 मोल में कितने होंगे? मैं लिख देता हूं 13.89 मोल ग्राम मोल पानी बराबर 13.89 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 अणु। इतने अणु हो। इन अणुओं का अगर मैं इंटू कर दूं तो 13.89 इंटू 6.02 83.62 बराबर आ गया 83.62 इंटू 10⁻23 अणु। इतने अणु होंगे। अब हमें मालूम है एक अणु पानी में, एक अणु पानी बराबर कितने होंगे? एक अणु पानी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक अणु पानी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक अणु पानी का मतलब है H2O। तो एक अणु का मतलब है हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। एक अणु पानी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिख देता हूं उसको मैं डिस्क्राइब करके 2 + 8 बराबर 10। कौन? क्या? इलेक्ट्रॉन। एक अणु में होंगे हमारे 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे टोटल अणु कितने थे? 250 ग्राम में। तो अतः कुल अणु कितने हो गए? 83.62 इंटू 10⁻23 इंटू 10 का और इंटू कर देता हूं। तो 83.62 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। ये हो गए इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपके एक मोल सॉरी हाँ कितने 250 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। 250 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने। हमें एक कूलम के लिए कितने चाहिए? तो 10⁻19। तो 10⁻19 से तो बहुत ज्यादा है। यहाँ 24 पावर है, यहाँ 19 पावर है। तो काफी सारे अणु होते हैं, वो सॉरी काफी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कप पानी में भी। ये मत सोचिएगा कि हमें इलेक्ट्रॉनों की कोई कमी पड़ सकती है। एक कप में ही जब इतने अणु होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो
तो बड़े लंबे तार या किसी बड़े चालक पदार्थ में, चालक या चालक किसी की बात हो, आवेश तो बहुत होता है, बस चालकों में आवेश आसानी से स्थानांतरित होता है। क्यों होता है इसे मैं आगे पढ़ूंगा। अगर यहाँ पर इन्होंने पूछा है, सवाल में पूछा है आवेश, अब हमें इलेक्ट्रॉन आ गए तो आवेश भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कुल आवेश कितना हो, कुल आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कितनी है 83.62 × 10⁻24। आवेश निकालना है तो इलेक्ट्रॉनों का आवेश लिख दो 1.6 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉनों पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश, मैं इसको ऋणावेश लिख देता हूँ, नीचे लिख दूंगा। तो इसका इंटू करूं मैं तो 83.62 × 1.6 133.79 × 10⁻24⁹ ऐसे लिख देता हूँ 134 दो पावर इधर तो 10⁻7 कूलम। इतना ऋण आवेश होगा, इसको कह सकते हैं मैं ऋण आवेश। ठीक है, तो सवाल जो कह रहा था, सवाल के हिसाब से इतना ऋण आवेश होगा। आवेश भी बहुत है, एक कूलम आवेश के कंपेयर कितना है 10⁻7 कूलम आवेश है। चाहो तो भेज दो, कहाँ कैसे भेज सकते हैं, आवेश को कैसे भेजा जाएगा वो आप पढ़ेंगे, आगे की बात है। पर ये नहीं कह सकते आप कि इसमें आवेश नहीं होता, अच्छा खासा ऋणावेश है और इतना ही उस पर धनावेश होगा। धनावेश और ऋणावेश किसी भी उदासीन चीज में समान होते हैं। पानी मुक्त ऐसी नॉर्मल स्टेज में है तो हम कहेंगे उदासीन है, तो उसमें इतना ही धनावेश होगा। तो सवाल के हिसाब से ऋणावेश और धनावेश इतना होगा जो कि काफी है, और इलेक्ट्रॉन भी बहुत है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉन मिलते नहीं है। किसी छोटे से चालक में बहुत सारे, किसी चालक में किसी पदार्थ की बात करूं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, असंख्य, बहुत ज्यादा, असंख्या मतलब काउंट बहुत बड़े हैं। केमिस्ट्री में तो आप 1-2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर देखते हुए चल रहे हो, पर फिजिक्स के लैंग्वेज में देखेंगे तो जब भी आवेश ट्रांसफर होगा तो बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित होंगे। तो ये दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। एनसीईआरटी का हर एग्जाम्पल कुछ ना कुछ कहेगा, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट नहीं देखना कि इसमें न्यूमेरिकल क्या है, ये गुणा भाग, आपको देखना है कि वो कहना क्या चाह रहा था, वो सवाल किस लिए दिया गया है। ये चीज को सोचते हुए एनसीईआरटी का हर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो एग्जाम्पल एक भी हमें मिस नहीं करना, हम एक्सरसाइज के सारे सवाल करेंगे और सारे एग्जाम्पल। चलिए इसे नोट कर लीजिए, कल देखते हैं कि पदार्थों को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। चलिए।